हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम गद्य खंड के अंतर्गत प्रारंभ किए गए पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। कैंप नंबर 3 में लोप सिंह, तशारिंग, एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। अब यहाँ पर एक घटना के बारे में बचेंद्र पाल बता रही है कि कैंप नंबर 3 में एक दल था जो एक दूसरे कैंप में था और वह एक दूसरे कैंप में थी। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। उनको ऐसा लगा रात को 12:30 पर जैसे कोई एक सख्त चीज उनके सिर से टकराई हो और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। ऐसा लग रहा था किसी भारी ठंडी चीज ने उनके पूरे शरीर को कुचल दिया हो और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वह जो बड़ी और भारी चीज थी वो एक बर्फ का बहुत बड़ा पिंड था। उसके नीचे गिरने से, ढलान से नीचे गिरने से मानो चारों तरफ केवल बर्फ की बर्फ थी। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। उस बर्फ के बड़े पिंड ने उनके कैंप को तहस नहस कर दिया था। ये भगवान का शुक्रिया था कि घायल हुए परंतु किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। लोब्सांग जो उनके अभियान दल में शामिल थे, उन्होंने अपनी छुरी की मदद से उस जमी हुई बर्फ को हटाया और वहां पर रास्ता बनाया। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। यदि बचेंद्र पाल को बचाने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो उसका अर्थ था मृत्यु को प्राप्त हो जाना। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। बचेंद्र पाल लगभग बर्फ के नीचे दब गई थी परंतु लोब्सांग ने अपनी छुरी से बर्फ को काटा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। एक शेरपा की इस हादसे में टांग की हड्डी टूट गई थी। उन्होंने अपना हाथ का एक स्ट्रेचर बनाया और उसको नीचे लेकर आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। जो 9 पुरुष उनके अभियान में शामिल थे उन सभी को कहीं न कहीं चोट लगी थी। किसी की हड्डी टूट गई थी, किसी की कोई दूसरी चोट लगी थी। इस कारण उनको वापस से बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ, बचेंद्र ने उत्तर दिया। हाँ, मैं भी भयभीत थी। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। कर्नल ने उनसे पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? वापस मतलब क्या तुम इस अभियान से लौटना चाहोगी? तो बचेंद्र ने उत्तर दिया नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस अभियान में आगे बढ़ना चाहूंगी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। ये उनके साथ अभियान दल में शामिल अन्य लोगों के नाम हैं जो अभी पीछे थे और ये साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी और चाय बना रही थी।
मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। इनको चढ़ाई करनी थी की, जय और मीनू के साथ, और वह अभी पीछे थे। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया था।